गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं संजना मैम। आज हम पढ़ रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट नंबर फर्स्ट। तो ज्ञान गोदावरी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का जो है डेफिनेशन क्लॉज। आज ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बिल्कुल नई प्रिपरेशन करने के लिए तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल LLB करके आए हैं और तैयारी के साथ साथ अपनी जो है पढ़ाई भी शुरू करेंगे। तो हम आज देखेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट का निर्वचन खंड, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, जिसको कहा जाता है परिभाषा खंड। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 जेम्स स्टीफन द्वारा बनाया गया है और ऐसा इंडियन एविडेंस एक्ट एक प्रोसीजर लॉ होता है जो कि एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे कहा जाता है लैक्स फोरियम। पिछले वीडियो में हमने इसका एक बताया था आपको कि जिसमें बताया था इसमें कितने चैप्टर हैं, कितने पार्ट हैं, कितने सेक्शन हैं और इनको हमें कैसे पढ़ना है, ये भी हमने आपको बता दिया था। लेकिन आज का जो मुख्य टॉपिक है जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी प्रिपरेशन में स्टूडेंट आना चाहते हैं उनके लिए भी, कि वो बेयर एक्ट को कैसे पढ़ेंगे, तो सिर्फ ये वीडियो आज स्पेसिफिक रूप से उनके लिए बनाया गया है जो बिल्कुल कंपटीशन में नए हैं, कुछ नहीं जानते हैं। वैसे हम पहले और वीडियो बना चुके हैं एविडेंस पे, लेकिन ये उनके लिए है जो बिल्कुल नए हैं। अब आपको बेयर एक्ट कैसे पढ़ना है यही आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपना बेयर एक्ट सामने रखिए, कॉपी रखिए, पेन रखिए और आ जाइए इंटरप्रिटेशन क्लॉज पे। तो सबसे पहले एक नजर में हम जान लेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का एक्ट नंबर फर्स्ट, अधिनियम संख्या फर्स्ट है और ये 1 सितंबर 1872 को ये इन्फोर्स हुआ। इसमें कितने चैप्टर हैं और इसमें कितने सेक्शन हैं और कितने पार्ट हैं, तो एक लाइन में बता देते हैं, बस आप देख लीजिएगा। पिछला वीडियो भी मेरा देख लीजिएगा, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इसमें जो है 3 पार्ट हैं और इसमें 167 सेक्शन है, 167 सेक्शन है और इसमें 11 चैप्टर हैं। तो ध्यान रखिए, 3 पार्ट, 167 सेक्शन और 11 इसमें चैप्टर हैं, तो 11 इसमें चैप्टर दिए गए हैं। अब हम इसको ज्यादा नहीं खोलेंगे क्योंकि पिछला वीडियो में बनाई हूं, तो आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, एक बार रिवाइज आपका हो जाएगा। तो आज हम मुख्य बिंदु पे आते हैं कि जो हमें पढ़ना है उसके लिए हमें सबसे पहले क्या क्या करना है। तो कोई भी स्टूडेंट जो तैयारी करने वाले हैं, बेयर एक्ट कोई भी ले सकते हैं, लेकिन CLA का बेयर एक्ट सबसे अच्छा होता है, आप वो ले लीजिए। हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों में ही रहता है, डाउनलोड रहता है, आप उसको पढ़िए। अब हमको नए स्टूडेंट को ये समझाना है कि वो बेयर एक्ट पढ़ें कैसे। तो आप समझिए, सबसे पहले आप बेयर एक्ट खोलिएगा तो उस पर लिखा रहेगा साक्ष्य अधिनियम 1872 अधिनियम संख्या 1। उसमें इंडेक्स में आप देखेंगे तो उसमें चैप्टर, सेक्शन और पार्ट डिवाइड किए हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, देन थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे आपको उसमें सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2 और सेक्शन नंबर 3, देन 4 आपको मिलने वाला है। और उसके बाद अब जब जाएंगे तो इसमें आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट में आपको 2 चैप्टर मिलेंगे, सेक्शन नंबर 1 से लेकर 4 और 5 से लेकर 55 तक। तो इसमें आ जाएगा आपका रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, यानी कि पूरा आपका इसको सेक्शन नंबर 55 तक ये स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप देखेंगे पार्ट नंबर 2 जब आप खोलेंगे, पार्ट की बात कर रही हूँ, चैप्टर की बात नहीं कर रही हूँ। पार्ट नंबर 2 खोलेंगे तो उसमें आपको 4 चैप्टर सीधे सीधे लगे मिल जाएंगे, यानी कि इसको आप देख लेंगे। उसके बाद उसमें आप देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, यानी थर्ड पार्ट देख लेंगे, साक्ष्यों का पेश किया जाना, उसका अपवर्जन। तो आपको ये मिल जाएगा 6, 7, 8, 9, 10 और लास्ट में आपको 11, यानी कि आपको ये मिलने वाले हैं। तो उसमें आप देखेंगे 5 चैप्टर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे 2 चैप्टर, सेकंड पार्ट में देखेंगे 4 चैप्टर और लास्ट वाले थर्ड पार्ट में देखेंगे आप 5 चैप्टर, ये आपको मिल जाएंगे। तो आपको ये आज समझ लेना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि हम आते हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज पे। तो पहले आते हैं हम कि इसमें कौन कौन सी ऐसी डेफिनेशन दी हैं जो पूरे के पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट पे लागू हो जाएंगी। तो एज ए लैक्स फोरी है, ना कि लैक्स लोसी है। जेम्स स्टीफन ने जब इंडियन एविडेंस एक्ट बनाया तो ये लैक्स फोरी है, ना कि लैक्स लोसी है। अब आते हैं हम, सबसे पहले बात आती है निर्वचन खंड में न्यायालय। तो आप देखिए, कोर्ट मीन्स इंक्लूड्स, अंडरलाइन करते जाइए, कोर्ट में क्या क्या शामिल है। बेयर एक्ट सामने रखिए और क्या क्या पढ़ना है समझ लीजिए। तो एक एक लाइन में हम आपको बताएंगे, बेयर एक्ट सामने रख के ही आपको समझ में आएगा। तो इसमें क्या क्या शामिल है तो आप देख लीजिए। तो लिखा रहेगा
कोर्ट में क्या क्या शामिल है? ऑल जज, ऑल मजिस्ट्रेट और अथॉरिटी पर्सन। तो यह बात आपको समझ में आ गई। और किसको छोड़ा गया है? इसमें छोड़ा गया है मध्यस्थों को छोड़कर इसमें शामिल है। तो कोर्ट में क्या क्या इंक्लूड से आप समझ लीजिए फिर से एक बात कि कोर्ट में क्या क्या शामिल है। तो इसमें ऑल जज शामिल है, यानी ऑल मजिस्ट्रेट, ऑल जज, यानी कि इसमें सारे लोग शामिल हैं, और सिवाय मध्यस्थों को छोड़कर अथॉरिटी पर्सन भी इसमें शामिल है। बेयर सामने रखिएगा, आपको एक एक चीज मिल जाएगी। तो क्या क्या हमें पढ़ना है समझते जाइए बेयर से। तो ऑल जज, ऑल मजिस्ट्रेट और अथॉरिटी पर्सन एक्सेप्ट एन आर्बिट्रेटर। दूसरा बात आती है, अब एक लाइन में देख लेंगे, तथ्य। तो तथ्य से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आता है कोई वस्तु, वस्तु की अवस्था, वस्तु का संबंध। ध्यान रखिएगा, आज हम केवल बेयर एक्ट आपको पढ़ना सिखाएंगे, कैसे पढ़ना है। तो तथ्य में शामिल हो जाएगा कोई वस्तु, वस्तु की अवस्था, वस्तु का संबंध जो इंद्रियों, छू के, देख के बोधगम्य हो, जिसका भान किसी व्यक्ति को, वो सब क्या है? फैक्ट है। तो आप बताइए फैक्ट में क्या शामिल है? कोई वस्तु, वस्तु की अवस्था, वस्तु का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, वो क्या होता है? तथ्य। अभी हम ये नहीं जानेंगे, भौतिक तथ्य, मानसिक तथ्य अलग होगा, लेकिन पहले हम जानेंगे कोई पदार्थ किसी वस्तु में रखा है, ये एक तथ्य है। जिसका किसी का भान हमने किया है, ये एक तथ्य है। तो तथ्य में क्या क्या शामिल है? कोई वस्तु, वस्तु की अवस्था, वस्तु का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य है। हमने पहले बताया वीडियो उन लोगों के लिए है जो नए स्टूडेंट हैं, जो बेयर एक्ट पढ़ना नहीं जानते हैं, आज वो सीख लेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कोर्ट। कोर्ट में क्या क्या शामिल है? ऑल जज, ऑल मजिस्ट्रेट, अथॉरिटी पर्सन एक्सेप्ट एन आर्बिट्रेटर। क्वेश्चन बन गया, इसमें शामिल मध्यस्थ शामिल नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है सुसंगत तथ्य। जब एक तथ्य दूसरे तथ्य से इस प्रकार जुड़ा हो, जो एक तथ्य दूसरे तथ्य से इस प्रकार जुड़ा हो जो इस अधिनियम के अनुसार, देखिए बेयर एक्ट में यही लिखा है, एक तथ्य दूसरे तथ्य से इस प्रकार से संसक्त हो, जो इस अधिनियम में सेक्शन नंबर 5 से 55 तक जो जाता है उसमें शामिल होता है, वो क्या है? रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट है। तो तथ्य में क्या शामिल है? तो तथ्य में कोई वस्तु, वस्तु की अवस्था, वस्तु का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, वो तथ्य है। ठीक है। सुसंगत तथ्य में क्या होता है? एक तथ्य दूसरे तथ्य से कनेक्टेड है, जो इस अधिनियम के अनुसार है, वो क्या है? सुसंगत तथ्य है। फिर आता है विवादक तथ्य। तो विवादक तथ्य ऐसे तथ्य होते हैं जहां किसी का अधिकार जुड़ा हो, किसी का दायित्व जुड़ा हो, निर्योग्यता जुड़े हो, और किसी सूट प्रोसीडिंग यानी कोई कार्यवाही में कोई प्रश्न लगाता हो। समझिएगा, विवादक तथ्य से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आते हैं कोई ऐसा तथ्य जो एक दूसरे तथ्य से संसक्त होते हुए किसी अधिकार को, दायित्व को, निर्योग्यता को और किसी वाद या कार्यवाही में उसका प्रख्यान या प्रत्याख्यान, अस्तित्व अनस्तित्व से संसक्त हो, वो क्या है? सब विवादक तथ्य हैं। पहले बेयर एक्ट की लैंग्वेज समझिए। तो क्या क्या शामिल है? यानी कोर्ट में शामिल हो गए, तथ्य में शामिल हो गए और विवादक तथ्य में शामिल हो गए। तो क्या क्या शामिल हो गए? आपने देखा तथ्य से, यानी कि विवादक तथ्य से अभिप्रेत है ऐसा कोई भी राइट, लायबिलिटीज, डिसेबिलिटीज जो किसी अधिकार, दायित्व, निर्योग्यता, किसी वाद या कार्यवाही में एक व्यक्ति प्रख्यान कर रहा हो, दूसरा उसका प्रत्याख्यान कर रहा हो, अनस्तित्व, अनस्तित्व यानी अस्तित्व, एग्जिस्ट कर रहा हो, वो सब क्या है? विवादक तथ्य हैं। और इसी को कहा जाता है एक तथ्य विवादक, एक विधि विवादक। तो हम ये देख लेंगे सेक्शन नंबर 3 में बेयर एक्ट में लिखा है विवादक तथ्य। उसके बाद आ जाइए डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट में आप देख लेंगे दस्तावेज। दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट क्या है? एक दस्तावेज, जो कि दस्तावेज किसी सब्सटेंस पे, देखिए बेयर एक्ट खोलिए, किसी सब्सटेंस पे कुछ लिख दिया हो, जैसे ये बोर्ड है, इस पे कुछ लिख दिया हो। कैसे लिखेगा कोई? या तो मार्क्स लिखेगा, कोई चिन्ह बनाएगा या सिग्नेचर करेगा। क्या है वो? डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब डॉक्यूमेंट से अभिप्रेत है कोई ऐसी वस्तु जो ठोस हो,
जिस पर कुछ लिख दिया गया हो वो क्या है, एक दस्तावेज है। दस्तावेज में हम आईपीसी में भी देख लेंगे, दस्तावेज की डेफिनेशन दी है कि दस्तावेज में क्या क्या शामिल होता है। तो जैसे कि आप देख लीजिए, अगर पानी है, पानी में ब्लड मिला दिया जाए तो वो डॉक्यूमेंट नहीं होगा, लेकिन एक दूध वाला है, दीवार पर लिख के चला जाता है कि मैंने इस दिन दूध दिया था, तो इसका मतलब वो क्या है, वो दस्तावेज है। और दस्तावेज डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि वो किसी वक्त जरूरत पर काम आवे। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू टाइप में होगा, एक डीम्ड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया। तो जब हम देखेंगे साक्ष्य दो ही तरीके से दिया जा सकता है, या तो ओरल एविडेंस दिया जाए या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया जाए। तो अगर ओरल देता है तो बोलकर बोलेगा, देखकर बोलेगा, सुनकर बोलेगा, और अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो आप उसको दे सकते हैं। तो प्रोफेसर फिप्सन ने यही कहा था कि दस्तावेजी साक्ष्य लिया जाएगा, अन्य साक्ष्य नहीं लिया जाएगा, अनुचित साक्ष्य का अपवर्जन कर दिया जाए। तो दस्तावेज जो होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, इसका मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज द बेस्ट एविडेंस, सबसे अच्छा साक्ष्य माना जाता है, इसके अलावा कोई साक्ष्य नहीं होता है। तो एविडेंस का मतलब है कि साक्ष्य होना चाहिए, विवादक और सुसंगत तथ्यों तक ही सीमित होना चाहिए, इसके बिना कोई एविडेंस नहीं लिया जाएगा। तो दस्तावेज से ऐसा विषय अभिप्रेत है, देखिए बैरक खोलिए, दस्तावेज से ऐसा विषय अभिप्रेत है जो क्या किया जाए, किसी वस्तु पर लिख दिया जाए, यानी कि जिसको किसी पदार्थ से अंकों द्वारा, अक्षरों द्वारा लिख दिया जाए। पत्थर पे लिखा हुआ, पिथोग्राफी, लेथोग्राफी जो हम लोग देखते हैं, लेथोग्राफी, पैथोग्राफी, यानी कोई फोटो, चित्र, सारी चीजें क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आता है। इसका मतलब आप देखेंगे कोई लेख दस्तावेज है, इसका मतलब आप देखेंगे शिला, मुद्रा, लेख दस्तावेज है, ये सब क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अब इनको हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो सेक्शन नंबर 61, 62, 63, 64, 65 जिसमें बता दिया गया है कि अगर ओरल एविडेंस दिया जाता है तो मस्ट बी डायरेक्ट दिया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगर दिया जाएगा तो आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। ओरल एविडेंस देंगे तो दो ही तरीके से देंगे, या तो अनुश्रक साक्ष्य होगा या परिस्थितिजन्य साक्ष्य होगा। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देते हैं तो आप ये समझ लीजिए वो कैसा होगा, दस्तावेजी साक्ष्य, ऐसा साक्ष्य होगा कि आप कोर्ट के सामने प्रिज्यूम करा दें। और वो कैसा होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा या किसी लेख में होगा, ये होते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो देखिए बेरक में देखिए, कोई भी दस्तावेज से अभिप्रेत है, पदार्थ द्वारा, अक्षरों द्वारा, चिन्हों द्वारा किसी ठोस वस्तु पर लिख दिया गया है, जैसे कि शिलालेख, फोटो चित्र, उपसंहनन दस्तावेज है। एक बोर्ड पर लिख देना दस्तावेज है, कॉपी में लिख लेना दस्तावेज है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कंप्यूटर में लिख देना दस्तावेज है। तो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हो गया, डिजिटल सिग्नेचर दस्तावेज हो गया। तो वक्त जरूरत पर काम आवे, तो सबसे अच्छा एविडेंस जो होता है, सबसे अच्छा साक्ष्य जो होता है वो दस्तावेजी साक्ष्य होता है। तो दस्तावेजी साक्ष्य को तो बाहर किया ही नहीं जा सकता है। इसका मतलब साक्ष्य आप दो ही तरीके से दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, यानी कि आप कैसे देंगे, या तो आप ओरल देंगे या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देंगे। अगर ओरल देते हैं तो बोल कर देंगे, और डॉक्यूमेंट्री देते हैं तो आप लिख कर दे सकते हैं, जो वक्त जरूरत पे काम आगे वो सब क्या है, दस्तावेजी साक्ष्य है। तो इसका मतलब साक्ष्य जब हम देते हैं तो दो ही तरीके से दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या ओरल एविडेंस। अब बात आती है कि हमने यहाँ देख लिया कोर्ट में क्या क्या शामिल है। कोर्ट मीन्स इंक्लूड ऑल जज, ऑल मजिस्ट्रेट और अथॉरिटी पर्सन जिनको न्यायालय में बैठने की इजाजत दी गई है, लेकिन इसमें आर्बिट्रेटर शामिल नहीं है। दूसरा हमने देख लिया तथ्य, कोई वस्तु, वस्तु की अवस्था जिसका संबंध इंद्रियों द्वारा बोधगम्य है, ये क्या है, सब फैक्ट है। उसके बाद हम देख लेंगे यानी कि सुसंगत तथ्य, एक तथ्य दूसरे तथ्य से इस प्रकार से संसक्त है, वो क्या है, यानी कि रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, जो सेक्शन नंबर 5 से लेके 55 में चला जाता है। फिर आता है विवादक तथ्य, विवादक तथ्य से अभिप्रेत, और इसके अंतर्गत आते हैं क्या क्या,
जैसे किसी कोर्ट या प्रोसीडिंग में जो काम हो रहा है, अधिकार दायित्व निर्योग्यता, यानी कि जिसका भान किसी व्यक्ति को हो कि वो क्या करेगा, अस्तित्व अनस्तित्व, यानी एग्जिस्ट कर रहा हो वो फैक्ट, मेरा राइट जुड़ा है कि मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा राइट जुड़ा है मैं इस मकान में रह रहा हूं, तो अधिकार दायित्व, आपकी लायबिलिटीज क्या बन रही है, वो भी एक तरीके से क्या है, विवादक तथ्य है। तो जब तथ्य दूसरे तथ्य से जुड़ जाता है तो क्या वो हो जाता है, विवादक तथ्य, और जब इस तथ्य को विवादक तथ्य में जोड़ दिया जाता है तो एक तरीके से क्या होता है, अधिकार का रूप ले लेता है, और जिस पे कोई प्रश्न चिन्ह लगा सके, एक व्यक्ति स्वीकार करता है, दूसरा व्यक्ति अस्वीकार करता है। एक्स जो है, एक्स का राइट हमेशा से एक रास्ते से जाने का रहा है, फंडामेंटल राइट समझिएगा, एक्स का राइट एक तरीके से जाने का रहा है, उस रास्ते से वो हमेशा जाता है, और उसको बाधित कर दिया जाए, रोक दिया जाए, ईजमेंट का राइट है उसका, सुखाधिकार, आगे ये मत समझिए क्या होता है, तो ईजमेंट का उसका राइट है, सुखाधिकार है, मतलब उसका जाने का राइट है उस रास्ते से, लेकिन आप उसको रोक देते हैं तो इसका मतलब क्या, उसका अधिकार बाधित हुआ। अब वो कहता है मेरा जाने का राइट है, और बाई पर्सन कहता है कि आपका जाने का राइट नहीं है, तो हो गया ना भी डिस्प्यूटेड मैटर। इसका मतलब एक्स कहता है मेरा जाने का राइट है, बाई कहता है आपका जाने का राइट नहीं है, डिस्प्यूटेड मैटर हो गया। अब वो कहता है मैं जाऊंगा, वो कहता है हम नहीं जाने देंगे, तो एग्जिस्ट कर रहा है ना ये फैक्ट, तो ये क्या है, विवादक तथ्य है, और साक्ष्य जो दिया जाएगा, रिलेवेंसी फैक्ट और फैक्ट इश्यू का, ये साक्ष्य दिया जाएगा, किसी और का नहीं दिया जाएगा। ये क्या बता देता है, सेक्शन नंबर 5 बता देता है। अब बात आती है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो दस्तावेज क्या होते हैं, दस्तावेज से अभिप्रेत है क्या, कोई वस्तु जिस पर, कोई वस्तु, ठोस वस्तु, कोई सब्सटेंस होना चाहिए, ऐसा कोई सब्सटेंस होना चाहिए जिस पर क्या है, लिख दिया गया है, लिख दिया गया है। कैसे लिखेंगे, चिन्ह बना के लिखेंगे, मार्क्स करके लिखेंगे, या कोई डिजिटल सिग्नेचर करेंगे, कोई सिग्नेचर करेंगे, वो सब क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और वक्त जरूरत पे काम आवे, जैसे आपके स्कूल की मार्कशीट होती है, रिजल्ट होता है, आप क्या करते हैं, हमेशा उसको अपने साथ रखते हैं और उसको देने चले जाते हैं जब जहां उसकी ज़रूरत पड़ती है। कोई वसीयत है, रजिस्ट्री है, या कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो सब्सटेंस हुआ ना, किसी सब्सटेंस पे लिखा गया हो, कोई लेख, फोटो, चित्र, तो इसी में दो चीजें आएंगी, प्राइमरी एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। यानी है सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही, तो या तो प्राइमरी देंगे या सेकेंडरी देंगे। ये कहाँ देंगे, सेक्शन 62, 63, 64, 65 में हम देख लेंगे प्राइमरी एविडेंस क्या होता है और सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है। तो प्राइमरी एविडेंस वो है जो साफ साफ दे दिया गया हो, जो आपके पास ओरिजिनल कॉपी है, और लेकिन वही सेकेंडरी एविडेंस पड़ जाएगा जब आपके पास उसकी फोटो कॉपी हो जाती है, मशीनरी को आप कॉपी करा के उसको देते हैं, तो हो जाएगा ये सेकेंडरी एविडेंस। तो एविडेंस दो तरीके से आप देंगे, या तो ओरल देंगे या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं देंगे। अगर आप देते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो आप दो तरीके से देंगे, प्राइमरी देंगे और सेकेंडरी देंगे। अगर प्राइमरी आप एविडेंस देते हैं तो प्राइमरी एविडेंस में क्या क्या चीजें आएंगी, तो आपके पास अगर प्राइमरी नहीं है, खो गया है, जल गया है, मिल नहीं सकता है, तब आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देंगे। इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे, दस्तावेजी साक्ष्य हो जाएंगे। अब आपको बात आती है, अब साक्ष्य क्या है, आप समझ लीजिए एविडेंस क्या है, तो एविडेंस क्या होना चाहिए, आप खुद समझिए साक्ष्य क्या है। इसका मतलब कि साक्ष्य में क्या क्या शामिल हो जाएंगे, जो कि एक कथन है। एविडेंस क्या है, साक्ष्य क्या है, सबसे पहले जानेंगे, एक कथन है। और वो कैसा कथन होगा, तो समझ लीजिए कि साक्ष्य क्या है, ऐसा कथन है, बेरेक सामने रखिए, देखिए लिखा है, वे सभी कथन बयान जिनका जांचाधीन विषयों पर न्यायालय अपने सामने आने की अनुज्ञा देता है। बेरेक सामने रखिएगा। तो दस्तावेज देख लिया हमने, और साक्ष्य में हम देख लेंगे, साक्ष्य मतलब कथन, बयान एज ए फैक्ट। तो कोई भी कथन जो किसी जांचाधीन विषयों में, किसी कार्यवाही में
न्यायालय अपने सामने आने की अनुज्ञा देता है। तो समझिएगा, तो जब तक कोई कथन नहीं होगा, कोई फैक्ट नहीं होगा, कोई बयान नहीं होगा और जिसका कोई सब्जेक्ट ना हो, अब हम चले जा रहे हैं किसी भी बात को करने के लिए, कोई मैटर है ही नहीं है, कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, इसका मतलब वो एविडेंस नहीं होगा। तो एविडेंस कैसा होना चाहिए? जिसको कोर्ट के सामने हम प्रिज्यूम कर पाए, कोर्ट के सामने हम बता पाए। तो इसका मतलब वो साक्ष्य कौन सा होगा? तो आप चले जाइए सेक्शन नंबर 119 में, डम विटनेस। डम विटनेस, बोलने में अक्षम व्यक्ति, और कोर्ट के सामने आता है और अपनी बात बताता है। इसका मतलब बोलने में तो असमर्थ है, अपना लिख कर दस्तावेज दे रहा है। इसका मतलब वो कौन सा एविडेंस माना जाएगा? ओरल माना जाएगा कि डॉक्यूमेंट्री माना जाएगा? तो इस बात को देखने के लिए सेक्शन नंबर 119 खोल लीजिएगा। ऐसा साक्ष्य कौन सा साक्ष्य माना जाएगा? तो एक बात समझ लीजिए, सेक्शन नंबर 3 में आप देखिएगा तो साक्ष्य की डेफिनेशन दी है, बेरट सामने रखिए और देखिए, वह सभी कथन। इसका मतलब कथन, कथन का मतलब समझ रहे हैं, कोई फैक्ट जो जांचाधीन विषयों पर किसी विषय के बारे में कोर्ट अपने सामने कहने के लिए प्रिज्यूम करता है, उस व्यक्ति से कहता है आप बताइए। तो ऐसा ओरल एविडेंस होगा कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा? तो कोई साक्ष्य लाइए ना, और साक्ष्य क्या होना चाहिए? विवादक और सुसंगत तथ्यों तक ही सीमित होना चाहिए। इसके सामने अगर हम कोई एविडेंस लाते हैं तो प्रिज्यूम कोर्ट नहीं करेगा। तो साक्ष्य का रूप इतना प्रबल होना चाहिए, प्रोफेसर बिगमोर ने कहा है कि साक्ष्य इतना प्रबल होना चाहिए कि अन्य साक्ष्यों की आवश्यकता ही ना पड़े। समझ के चलिएगा मेरी बात, कि साक्ष्य इतना प्रबल होना चाहिए कि अन्य साक्ष्यों की जरूरत ही ना पड़े। तो साक्ष्य कैसा होना चाहिए? या तो प्राइमरी एविडेंस होगा वो, या सेकेंडरी एविडेंस होगा। तो साक्ष्य का मतलब होता है कि साक्ष्य या तो दीजिए, आप ओरल एविडेंस देते हैं तो आप मस्ट बी डायरेक्ट दे दीजिए, जो आपने खुद देखा है, आपने खुद सुना है, इंद्रियों द्वारा आपने उसको महसूस किया है। तो साक्ष्य विवादक और सुसंगत तथ्यों तक ही सीमित रहना चाहिए, इसके अलावा कोई एविडेंस नहीं लिया जा सकता है। अगर एविडेंस लिया जाएगा तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब साक्ष्य कैसा होगा? बेरट खोलिए, या तो मौखिक साक्ष्य होगा या दस्तावेजी साक्ष्य होगा। एक बार आ जाते हैं सेक्शन नंबर 119 में, यहां से बहुत मोस्टली आपका प्री का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, मेंस में ही पूछा जाता है। डम विटनेस, बोलने में अक्षम व्यक्ति। तो साक्ष्य तो हर कोई दे सकता है, सेक्शन नंबर 118 में हम देख लेंगे। एक छोटा बच्चा भी साक्ष्य दे सकता है जो चीजों को समझता है। इसका मतलब वो बातों को समझता है, वो एविडेंस दे सकता है। तो साक्ष्य का रूप इतना प्रबल होना चाहिए कि और कोई साक्ष्य की आवश्यकता ना पड़े। इसका मतलब इसमें एक प्रमाणकारी ऐसे ठोस बल होना चाहिए। तो प्रमाणकारी बल के लिए तो साक्ष्य ऐसा प्रबल रूप लेके आएगा कि अलावा इसको कोई साक्ष्य की आवश्यकता ना पड़े। तो साक्ष्य सबसे अच्छा एविडेंस, द बेस्ट एविडेंस, इसके अलावा कोई एविडेंस नहीं है, हम नहीं मानते हैं। कोर्ट कहेगा आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, आप ले आइए, और आप कहते हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? ओरल एविडेंस दीजिए। तो ओरल एविडेंस कहां देंगे आप? सेक्शन नंबर 60 धारा 60 में दे देंगे। इसमें आप कंडीशन बता देंगे कौन कौन सी, यानी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप कैसे देंगे? मस्ट बी डायरेक्ट देंगे, खुद सुना हो, खुद देखा हो, इंद्रियों द्वारा बोधगम्य किया गया हो, वही अच्छा साक्ष्य माना जाता है। यानी कि ओरल एविडेंस अगर आप सीधा सीधा देते हैं तो वो बाहर कर देगा, सुना सुनाया साक्ष्य एक्सेप्ट नहीं किया है। स्वयं देखा हो, स्वयं सुना हो, इंद्रियों द्वारा बोधगम्य किया गया हो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो आप देख लीजिए,
जब आप देखेंगे आईपीसी में दस्तावेज की परिभाषा लिखी है, तो दस्तावेज से अभिप्रेत है, दस्तावेज से अभिप्रेत है क्या? कोई भी ऐसी चीज आपने किसी ठोस वस्तु पे सीधा सीधा जानिए लिख दिया हो। अब वो कैसे लिखेंगे आप? तो या तो आप जो है मार्क्स लिखेंगे, या तो आप चिन्ह बना देंगे, या तो आप सिग्नेचर कर देंगे, और इसमें दो चीज शामिल हो गई हैं, यानी कि एक आ जाता है लोक दस्तावेज, एक आ जाता है प्राइवेट दस्तावेज। तो आप यहां पढ़ लेंगे प्राइवेट दस्तावेज क्या होते हैं, लोक दस्तावेज क्या होते हैं, हम आगे सेक्शन खोलेंगे अभी। तो प्राइवेट दस्तावेज क्या है और लोक दस्तावेज क्या है, तो ये भी हम जान लेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी हम ये जान लें कि साक्ष्य में क्या क्या शामिल होता है। तो या तो वो दस्तावेजी साक्ष्य होगा या ओरल साक्ष्य होगा, यानी मौखिक साक्ष्य होगा। और जिसको जांचाधीन विषयों पर सुनने के लिए कोर्ट ने एक्सेप्ट किया हो, विचाराधीन किया हो, यानी ये क्या है, एक तरीके से बयान है, बयान है। तो हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 164 सीआरपीसी में, जिसे कहा जाता है कलमबंद बयान। तो कोर्ट के सामने प्रिज्यूम कर रहा है ना, किसी वाद या कार्यवाही में कर रहा है, तो इसका मतलब क्या बताता है अपने बारे में कि ए ने बी को ऐसे मारा, इस तरीके से उसने घातक हथियार उसके ऊपर वार किए हैं, घातक हथियार से वार किया है। तो वो एक तरीके से ओरल बात बता रहा है, तो स्वयं देखा है, स्वयं सुना है, इंद्रियों द्वारा बोधगम किया है, इसका मतलब ओरल ही बता रहा है वो। तो सुना सुनाया साक्ष्य एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो जहां पर न्यायालय के सामने विचाराधीन विषयों पर जब तक कोई सब्जेक्ट नहीं होगा तब तक कोर्ट उसको सुनेगा नहीं। तो ये हो जाता है आपका साक्ष्य। इसको आप रिलेट करके पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 119। अगर आके भी लिख कर दे रहा है, कोर्ट के सामने आ रहा है डम विटनेस, लिख कर भी दे रहा है, तो इसका मतलब ओरल एविडेंस, मौखिक साक्ष्य। दस्तावेजी साक्ष्य नहीं होगा, बोलने में असमर्थ है, कोर्ट के सामने प्रिज्यूम कर रहा है, कोर्ट के सामने आता है और कहता है कि मैं एविडेंस देना चाहता हूं, तो कोर्ट क्या करेगा, आप लिखकर दे दीजिए। धारा 119 आप खोल के देख लीजिए, उसमें सीधा सीधा लिखा है कि अगर डम विटनेस है और आके क्या करता है, बोलने में अक्षम है, जानता नहीं है चीजों को, लिख कर दे रहा है, तो इसका मतलब वो कौन सा एविडेंस होगा, तो इसका मतलब वो मौखिक साक्ष्य होगा, ना कि दस्तावेजी साक्ष्य होगा। मौखिक साक्ष्य समझा जाएगा और मौखिक साक्ष्य मस्ट बी डायरेक्ट, सेक्शन नंबर 60। अब इसमें अमेंडमेंट किया गया है, ये जान लीजिए। अभी जो इसका अमेंडमेंट आया वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो एविडेंस एक्ट में भी कई सारे अमेंडमेंट हुए हैं, वो भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, एविडेंस ऐसा होना चाहिए जो विवादक तथ्य सुसंगत तथ्यों तक ही सीमित हो, इसके अलावा कोई एविडेंस ना लिया जाएगा। ओरल एविडेंस देना चाहते हैं, सेक्शन नंबर 119 में आए हैं, डम विटनेस हैं, बोलने में असमर्थ हैं, आ जाइए, लेकिन आप लिख कर दे रहे हैं, दीजिए। वो कौन सा एविडेंस माना जाएगा, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं माना जाएगा, वो ओरल ही एविडेंस माना जाएगा। सेक्शन नंबर 119, यहां से आपको क्वेश्चन मिल जाता है। तो कौन साक्ष्य दे सकेगा, धारा 118, ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों पर बहुत स्पष्ट रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं जो बता रही हूं कम से कम आपको इसमें से 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो कौन सा साक्ष्य दिया जा सकेगा, कौन साक्ष्य दे सकता है, इसका मतलब सभी सक्षम साक्षी हैं एज ए कॉम्पिटेंट विटनेस। हर व्यक्ति सक्षम साक्षी है, वो क्या ना हो, वो पागल ना हो, चीजों को समझने में असमर्थ ना हो, यानी समर्थ हो। एक छोटा बच्चा, एक बालक भी साक्ष्य दे सकता है और उसका साक्ष्य एक्सपर्ट किया जाएगा, यानी कि उसका साक्ष्य लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, चाहे वो ओरल एविडेंस हो चाहे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो आप एक लाइन में बताएंगे क्या कि साक्ष्य क्या है, तो आप बता दीजिए एक बयान है, एक कथन है।
जो जांचाधीन विषयों पर कोर्ट के सामने रखा जाता है, या तो वो ओरल हो सकता है या डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, और ऐसा साक्ष्य कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर सकता है और बाहर भी कर सकता है। तो बात आती है क्या हो सकता है, यानी एक ये बयान है, अगर ओरल देता है तो धारा 60 में ले जाएंगे, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो सबसे अच्छा ही होता है। तो आप कैसे दे सकते हैं, या तो प्राइमरी दे सकते हैं, सेकेंडरी दे सकते हैं, 61, 62, 63, 64, 65 ले आइए। तो साक्ष्य दो ही तरीके से दिया जा सकता है, अगर ओरल दे सकते हैं तो या तो आप सेक्शन 60 में चले जाइए, और अगर प्राइमरी सेकेंडरी देना चाहते हैं तो 61, 62, 63, 64, 65 में ले आइए। तो जो प्राइमरी एविडेंस है पहले वो लाइए, सेकेंडरी एविडेंस ना लेके आइए। अगर आप सेकेंडरी एविडेंस डायरेक्ट लेके आएंगे तो कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपसे पूछेगा कि प्राइमरी कहाँ गया है उसके बारे में आप बताइए। तो इसमें बात आ जाती है सेक्शन नंबर 64 में, जब आप पढ़ेंगे 63 में पढ़ेंगे, 62 में पढ़ेंगे, 61 में पढ़ेंगे, ये आपको सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। तो फिर बात आ जाती है आपका साक्ष्य, उसके बाद साबित, ना साबित और साबित नहीं हुआ। तो इसका मतलब प्रूफ, डिसप्रूफ और नॉट प्रूफ, इसी में डेफिनेशन में। तो प्रूफ में आप क्या देख लेंगे, जो साबित हो गया है उसके लिए कोई जरूरत नहीं है, और जब साबित ही नहीं हुआ है तो कोर्ट क्या करेगा, उससे दस्तावेजी साक्ष्य या ओरल साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य लाने का कहेगा। तो कोई चीज साबित हो गई है तो इसका मतलब उसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। अगर साबित हो जाती ही अपने आप दस्तावेजों को देखने के बाद तो उसके लिए कोई साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सेकंड पार्टी कहेगा ये तो गलत है जो डॉक्यूमेंट दिया गया है, हम साबित कराएंगे। तो इसका मतलब जो साबित कराना चाहता है वो कोर्ट के सामने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या ओरल एविडेंस सामने लेके आएगा। तो इसमें बात आती है साबित, ना साबित, साबित नहीं हुआ। तो कोई भी तथ्य साबित हो जाता है तो कोर्ट मान के चलेगा कि अन्य तथ्य भी साबित हो गए हैं, और अगर वो साबित नहीं होता है तो सबूत की मांग करेगा। आगे हम पढ़ेंगे सबूत क्या होता है, साक्ष्य सबूत में अंतर हम पढ़ेंगे। तो इसका मतलब कोई भी तथ्य साबित हो जाता है तो कोर्ट क्या मान के चलेगा, एक विधिक प्रकल्पनाएं कहा जाता है। तथ्य की उपधारणा, विधि की उपधारणा आगे देखेंगे। तो ये एक प्रकल्पना है, प्रिजम्पशन है। तो अगर कोई भी तथ्य साबित हो जाता है तो कोर्ट क्या कहेगा, ठीक है अन्य तथ्य साबित हो जाएंगे। लेकिन अगर उसको ना साबित कर दिया जाता है तो कोर्ट क्या करेगा, आप एविडेंस लेके आइए, यानी कि सबूत की मांग करेगा। तो सबूत का आपने देखा है तराजू जो होता है, एक पल्ला ऊपर होता है नीचे होता है। तो सबूत का भार इतना प्रबल होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि अन्य साक्ष्यों की आवश्यकता ना पड़े। तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर होता है जो कि न्यायालय से चाहता है निर्णय लेना। तो सबूत का भार किस पर होगा, उस व्यक्ति पर होगा जो कि कोर्ट से निर्णय लेना चाहता है। ये लगातार बदलता रहता है। सेक्शन नंबर 102 और 101 में बता दिया गया है कि सबूत का भार क्या होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ इतना प्रबल है कि ये बदलता जाएगा। इसका मतलब दो क्वेश्चन आपके बन गए हैं कि सेक्शन नंबर 101, 102 से कि लगातार नहीं बदलता है सेक्शन नंबर 101, और लगातार बदलता रहता है 102। अब बात आता है ना साबित, यानी कि कोर्ट ने साबित नहीं माना है और इसके लिए सबूत की मांग की है और साबित नहीं हुआ, ना तो साबित हुआ है ना साबित हुआ है। तो कोर्ट इसमें अपनी उपधारणा लेके चलता है। इसका मतलब उसको यहाँ डिस्क्रेशन पावर मिल जाता है कि नहीं साबित हुआ है तो कोर्ट का एक डिस्क्रेशन पावर है कि वो क्या कर सकता है। तो कोर्ट का विवेक अधिकार है, अब वो जो माने, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जो कोर्ट को पावर दी गई है वो उसका यूज कर लेगा। और लास्ट में आता है इंडिया यानी भारत। तो अब हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ से देख लीजिए निर्वचन खंड। तो आपको मिलने वाले हैं क्वेश्चन कि सबसे पहले आप देखेंगे न्यायालय, न्यायालय के बाद देखें तथ्य, सुसंगत तथ्य, विवादक तथ्य, दस्तावेज,
और उसके बाद आप देख लेंगे साक्ष्य, इसको अभी हम थोड़ा और डीपली पढ़ेंगे। साक्ष्य, उसके बाद देखेंगे आप साबित, ना साबित और साबित नहीं हुआ, उसके बाद देखेंगे इंडिया। आज मोस्टली जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जो बच्चे नए हैं। आज आप अपने पास बेयर एक्ट रखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा चीजों को कि बेयर एक्ट को पढ़ना कैसे, एक एक लाइन पढ़िएगा, देखिएगा लिखा होगा कि इसमें क्या क्या शामिल है, क्या क्या शामिल नहीं है। और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप फोन पे इंक्वायरी कर सकते हैं कि मैम इसका मतलब क्या होता है, हमको आप बता दीजिए। तो जहां तक जो भी उसमें बेयर एक्ट में लिखा हुआ है उसको सही से पढ़िएगा। और नए स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है ये कि वो बेयर एक्ट पहले पढ़ना सीखें, आगे चीज़ों को हम उसको बताते जाएंगे और वो तैयारी करते जाएंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट का ये सामने बात आई है कि उनको बेयर एक्ट ही पढ़ना नहीं आता है। इसलिए इस वीडियो को आप ज्ञान गोदावरी की तरफ से हर स्टूडेंट को जो पढ़ने वाला है, जो प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे बिहार जुडिशरी की हो, कोई भी स्टेट की हो, और एमपी एडीपीओ की भी वैकेंसी आ चुकी है और उसमें भी आप लोग अपना एग्जाम दे सकते हैं। देख लिए आज से यूपी एपीओ मेंस की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। इसका मतलब कि अब आपके भी एग्जाम जल्दी नजदीक आने वाले हैं। आप लोग तैयारी करते रहिए और इस चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और सब्सक्राइब करिए और लोगों को बताइए जो नए स्टूडेंट है इस तैयारी में आना चाहते हैं उनको ये वीडियो जहां तक हो सके आप लोग शेयर करें। यही मेरी आपके साथ शुभकामनाएं जुड़ी हैं।